देखो खंड ब क्वेश्चन नंबर 4 2 नंबर के सवाल है। शून्य ज्ञात करने हैं। इस प्रश्नावली में से ज़्यादातर यही सवाल आता है कि शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको बहुपद दिया है, शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसको 0 के बराबर कर दिया। अब अपने को जहाँ x की घात 1 है उसके 2 गुणनखंड करने हैं। जोड़ें जब आना चाहिए 7 और गुणा करें जब x² का गुणांक और अचर पद मतलब कि 10। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़े तो 7 आ जाए और गुणा करे तो 10 आ जाए। तो देखो कौन है, 5 और 2, x² प्लस 5x 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। 5 में 2 जोड़ा तो 7 भी हो रहा है। पहले कॉमन क्या आ रहा है x और बाद में आ रहा है कॉमन 5, तो 5 भी बचा x प्लस 2। दोनों कोष्टक सेम सेम हो गए। देखो पूरा कोष्टक कॉमन ले लो, x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 5। अब इसको शून्य ज्ञात करने तो दोनों कोष्टकों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, -5 और x बराबर -2। ये आ गया आपके शून्यक। अब आपको अपने को करनी है शून्यकों की जांच। जांच में मैंने हर बार बताया वही बार बार शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। तो बिना सूत्र लिखे जांच कर देता हूँ, आप सूत्र आप लिख लेना। देखो योग कितना है, -5 और -2, जोड़ दो इन दोनों को। उधर क्या है, x का गुणांक -7 बराबर अचर x² का गुणांक 1। 5 में 2 जोड़ा तो -7, इधर भी -7। ये तो हो गया योगफल। फिर होता है गुणन। गुणन का मतलब इन दोनों को क्या कर दो, गुणा। -5 गुणा -2 बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। -5 में माइनस से 2 से गुणा किया तो 10 बराबर 10। तो ये आपका सवाल खत्म। इसमें सूत्र लिख लेना बस, और तो यही है। पर इसमें क्या है, मैंने सूत्र नहीं लिखे हैं सत्यता की जांच में कि योग शून्यकों का योगफल बराबर x² का गुणांक बटा शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक बटा x² का गुणांक। और गुणन में क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। ये सूत्र लिखते ये सवाल पूरा है। सूत्र इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बार बार यही सवाल आता है इस प्रश्नावली में से। तो पिछले टेस्ट में भी अपने ये सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने पिछला टेस्ट नहीं देखा है तो वो देख लो। पिछले टेस्ट में पूरा सोल्व किया था यही क्वेश्चन, बस बहुपद बदल जाता है। अगर आपने शून्य निकाल लिए तो फिर जांच करना तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो 2 अंकों की संख्या माननी है पहले, तो माना संख्या। अब कैसे मानेंगे, जैसे x y मान लिया आपने, तो इसको अंकों को पलटोगे तो क्या बनेगा, इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, दोनों को जोड़ना है, yx बनेगी। अब ये तो दोनों एक ही है देखो ढंग से, क्योंकि x को y से गुणा और y को x से गुणा। तो ये गलत है मानने का तरीका, ऐसे नहीं मानना है। क्योंकि अपना 12 21 अलग अलग होती है संख्या, भाई 12 का उल्टा 21 होगा। तो इसलिए संख्या ऐसे माननी है, दाएं अंक को 10 से गुणा होगा। दाएं अंक किससे गुणा होगा, 10 से। इकाई अंक अगर आपने y माना है, इकाई किसी से भी गुणा नहीं होता। जैसे 21 है तो 21 को क्या लिखोगे आप, 1 प्लस 20, 20 प्लस 1 21 होता है। मतलब 2 को किससे गुणा किया आपने, 10 से। दाएं अंक 10 से गुणा हुआ तभी तो 20 आया। तो 10x प्लस y। अब इसके अंकों को पलटना है। पलटने का मतलब है जो इकाई पे था वो दाएं पे चला जाएगा अब, और जो दाएं पे है वह इकाई पे आ जाएगा। तो अंकों को पलटने पर क्या होगा, देखो x तो इकाई में जाएगा और y कहाँ आ जाएगा, दाएं में। मतलब y किससे गुणा होगा आपकी बार, 10 से, तो 10y हो गया। अब प्रश्न के अनुसार आपको क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार, कि इनको जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है, इन दोनों को जोड़ने पर 66 आना चाहिए। तो दोनों को जोड़ दो। दोनों एक तो है 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। 10x में 1x जुड़ा तो 11x, और वैसे ही 10y में 1y जुड़ा तो 11y बराबर 66। दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, 11 बाहर ले लिया तो क्या बचा, x प्लस y बराबर 66। 11 इधर गुणा में उधर जाती है, किसका होगा, भाग का। तो x प्लस y बराबर 66 बटा 11। 11 का भाग दिया 66 में, तो x प्लस y बराबर कितना गया, 6। एक समीकरण तो ये मिल गई अपने को। अब दूसरी समीकरण ढूंढनी है। दूसरी समीकरण के लिए उसने दिया यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अंकों का अंतर कितना है, 2।
मतलब x में से y घटाए तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 2 में अपना प्रतिस्थापन या विलोपन विधि लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों समीकरण लिख दी मैंने। अब देखो यहाँ कट रहा है y से y और x में x जोड़ा तो 2x, इसलिए मैंने जोड़ा है। x बराबर कितना आ गया, 8/2। x बराबर आ गया आपका 4। अब y का मान निकालना है, कोई सी भी समीकरण में मान रख दो आप, समीकरण 2 में या समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर किसका मान रखेंगे, x बराबर 4 तो y बराबर 6। y का मान कितना आ गया, 6 - 4, y बराबर 2 आ गया। ये आपकी अंक आ गए। अब इसको संख्या में बदलना है तो संख्या क्या होगी, आपने इकाई अंक पहले क्या माना था, y, तो इकाई में तो y लिखना है मतलब 2 लिखना है, और दहाई में 4 लिखना है मतलब कि x लिखना है तो 4 लिखना है। तो कितना हो गया, 42। तो वह संख्या कौन सी है, 42 है। अब इसके अंकों को अगर आप पलटोगे तो ये क्या बनेगी, 24। भाई 2 आगे चल जाएगा, जोड़ो अब इसको 6 छठी तो आया देखो। और उसने यही बोला था कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या को जोड़ने पर 6 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो अंकों को घटाने पर भी 2 आ रहा है, मतलब अंतर 2 है। तो 4 और 2 में अंतर भी कितना है, 2 का ही है। जैसे लास्ट में देख भी लिया करो, अगर बारी सवाल मतलब अच्छा आता है सवाल थ्योरी का है तो उसको देख लिया करो कि आंसर सही आया कि नहीं आया। जैसा प्रश्न में दिया हुआ था वैसा ही आंसर आना चाहिए कि अंकों को पलटने पर 6 आना चाहिए, मतलब जोड़ना पर 6 आना चाहिए। अगला सवाल देखिए आप, छठा, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो तीसरे पद को आप क्या लिखते हो, a + 2d, मतलब ये एक डी कम जोड़ना है। ऐसे ही तो करते हैं अपन, a + n - 1d, मतलब n - 1 एक डी कम करना है। प्रथम पद में एक डी कम किया, फिर 7वां पद a + 6d बराबर 9 आ गया। अब वही 2 समीकरण है तो प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हो जाता है। अब यहाँ दोनों प्लस के हैं तो घटाने पड़ेंगे, क्योंकि जोड़ोगे तो कोई भी नहीं कटेगा। ये एक चीज़ काटनी होती है अपने को x y में से। यहाँ ये डी है तो सब प्लस किसके हो गए, माइनस के। ए से कट गया, 6d में से 2d गया तो कितना बचा, -4d, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 9 में से 5 गया तो -4, माइनस से माइनस भी कट गया, 4 से 4 भी कट गया, तो d बराबर कितना गया, 1। अब अपने को क्या निकालना है, प्रथम पद। भाई जब भी तो वो आएगी समांतर श्रेणी, क्योंकि प्रथम पद और सार्वंतर जरूरी है। तो समीकरण 1 में मान रख दो आप, समीकरण 1 में मान रखने पर d बराबर 1 रख देंगे तो बराबर 5। ये +5 उधर 2 उधर गया तो 5 के पास कितना हो गया, 5 - 2, तो ये बराबर आ गया 3। मतलब प्रथम पद का क्या है, श्रेणी का 3। तो 3 पे सार्वंतर क्या करते हैं, जोड़ते हैं इसमें। तो 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 5 में 1 जोड़ा तो 6। यही आपकी क्या है, समांतर श्रेणी। क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ते जाओ, समांतर श्रेणी बन जाती है। 3 से स्टार्ट हो रही थी समांतर श्रेणी, और पूरे पद ऐसे तो बहुत सारे पद हैं, बस 3 पद लिख के आप डॉट डॉट लिख दो, आपका आंसर सही है। अब अगला सवाल देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु P, क्या है यहाँ पर P, और AC समांतर PR। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, इसमें एक और है AB समांतर PQ भी दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध करना है कि BC समांतर QR। जब भी प्रश्नावली 6 का सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 7 ही आता है हर साल, और जब भी 2 समांतर लाइनें दे रखी है तो उसमें क्या लगती है, थेल्स पर में। ये फिक्स है, जब भी समांतर लाइनें दे रखी है तो थेल्स पर में लगा दो। पहली समांतर लाइन थी AB PQ, तो उसको देखो कौन से त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में। अब इसका नाम क्या है, त्रिभुज OPQ। त्रिभुज OPQ में थेल्स पर में लगा दो। जहाँ लाइनें समांतर है वहाँ थेल्स पर में लगा दो, बस जिसमें सवाल हो गया। थेल्स पर में क्या कैसे लगाते हैं अपन, कि एक लाइन के 2 टुकड़े ले लो या पूरी लाइन ले लो, तो दूसरी तरफ भी वही लेना है बस। वो उनका अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। लाइनों का अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो देखो यहाँ क्या लेंगे अपन, ये 2 लाइनें हैं अपने पास, तो इसमें O से स्टार्ट करेंगे अपन, OA/AP। क्या दिख रहा है, OA/AP। तो OA/AP बराबर, दूसरी साइड भी सेम यही लेंगे। दूसरी साइड क्या है, OB/OQ,
बी क्यू लिख दो या वो क्यू लिख दो, बात एक ही है। वो क्यू नहीं, सॉरी, हाँ बी क्यू लिखेंगे ना, क्योंकि उधर भी तो ऐसा ही लिया था। तो ये आपके पास एक समीकरण बन गई। फिर दूसरी समांतर लाइन वाला त्रिभुज देखो कौन सा है, ओ पी आर। दूसरा त्रिभुज बन रहा है ओ पी आर, और इसमें ऐसी समांतर पी आर दिया हुआ है आपको। तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा दो, क्या आ जाएगा, त्रिभुज पी ओ पी आर में थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज ओ पी आर में क्या लगानी है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का कथन जानते हैं आप, ओ सी बटा सी आर। तो क्या आ गया, ओ सी बटा सी आर, और ये किसके बराबर हैं, ओ ए बटा ए पी के। तो ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। अब समीकरण नंबर 2, 1 व 2 से देखो आपको क्या दिख रहा है, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी दोनों में आ रहा है। जो चीज़ दोनों में आ रही है तो फिर दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो क्या हो गया, ओ बी बटा बी क्यू बराबर है ओ सी बटा सी आर क्यू। और ये किसका है, ये भी तो थेल्स प्रमेय का ही कथन आया, पर ये कौन से त्रिभुज के लिए आया थेल्स प्रमेय का कथन, ये दोनों लाइन समांतर ये वाली है। तो इसका त्रिभुज बन रहा है ओ क्यू आर। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ओ क्यू आर। अब इसमें थेल्स प्रमेय कब लग सकती है भाई, थेल्स प्रमेय जब भी लगती है जब दोनों उसकी दो लाइनें कैसी हो, समांतर। मतलब उसको दो त्रिभुज की दो भुजाओं को समद्विभाजित करने वाली लाइन उसकी तीसरी भुजा के क्या होनी चाहिए, समांतर। तो इसका मतलब यहाँ भी थेल्स प्रमेय लग रही है, तो ये कैसी होगी, समांतर होगी। ये समांतर हैं तो यही तो सिद्ध करना था आपने को कि बी सी समांतर हैं बी क्यू के, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय जब भी लगती है तो ये तभी संभव है जब बी सी समांतर हो क्यू आर के। यही आपको सिद्ध करना था। इसमें कोई ज़्यादा भारी प्रश्न आप होता नहीं है, बस केवल थेल्स प्रमेय लगा दो, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और 2-2,11 सरेखीय। सरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा में बिंदु होना। एक ही रेखा में होंगे तो क्या होगा कि इनकी जो दो दूरियां निकालेंगे वो तीसरी दूरी के बराबर आएगी। मतलब दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा, जब भी तो एक लाइन में होंगे, नहीं तो फिर एक लाइन में नहीं होंगे। तो अपने को क्या करना है, इनकी सारी दूरियां, तीनों दूरियां निकालनी है। अगर कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा तो सरेखीय, नहीं तो सरेखीय नहीं है। अब यहाँ अपन देखते हैं, दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। बिंदु लिख लो, ये पे 1,5, बी पे 2,3, सी पे -2,-11। अब दूरी निकालो तीनों, एक बार ए बी, फिर बी सी ए सी, तीनों दूरियां निकाल देंगे। तीनों में से कोई भी अगर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आता है तो सरेखीय है। तो अपन दूरी ए बी निकालते हैं सबसे पहले। x2 - x1 मतलब कि दोनों का x घटाना है, एक का x 1 है, एक का x 2 है, तो 2 - 1 कर देंगे अपन। 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y घटाना है अब दोनों का, 5 - 3 या 3 - 5 का स्क्वायर। घटा दो, क्या आया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और 3 में से 5 गया तो माइनस का 2 बचा। पर स्क्वायर करेंगे तो माइनस वापस किस में हो जाएगा, प्लस में। तो इसकी दिक्कत है ही नहीं आगे पीछे करने से। तो ये तो दूरी है आपके पास √5, और इसको अपन रूट में से निकाल भी नहीं सकते। दूसरी दूरी देखो AC, AC के निर्देशांक क्या है, 1,5 - 2,11। तो एक का x 1 है, दूसरे का x -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 2 का स्क्वायर। सेम वैसे y में 5 + 11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 + 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। अब ये देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 11 और 5 कितना हो गया, 16। तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। ये होता है ना, 256 ही होता है शायद, हाँ 256 बराबर 256 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √265। इसको भी नहीं निकाल सकते तो इसको भी ऐसा का ऐसा ही रहने दो। अब तीसरी दूरी निकाल लो। सर ये क्या होते तो ऑटोमेटिक ये अंडर से बाहर भी निकल जाते और जुड़ भी जाते। दूरी BC। अब दूरी BC क्या आ रही है आपके, BC के निर्देशांक देख लो। तो पीछे दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O। ठीक है, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है वृत्त O। इस पर TP तथा TQ मतलब बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है।
एक का नाम है टीपी और एक का नाम है टीक्यू, टीपी और टीक्यू। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू। अब देखो कोण पी टी क्यू कहां पर बन रहा है, पी टी क्यू, इसका नाम क्या है, थीटा मान लो, इसको क्या मान लिया, थीटा, बराबर है, क्या सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है कि कोण पी टी क्यू बराबर दो कोण ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू कहां पर बन रहा है, पहले वो देखो, ओ पी क्यू, ये से बना, देखो ओ पी क्यू, भाई जैसा नाम लिख रहा है वैसे बनाना है कि पहले ओ से चलना है टी पर, फिर पी से क्यू पर। ये वाला कोण है, इस वाले कोण को इसके दुगने के बराबर सिद्ध करना है। अब आप क्या जानते हो, ये आकृति बनी, जैसे वो बोल रहा था कि दो स्पर्श रेखाएं थी, फिर ये कोण था, थीटा लिख दिया उस कोण को, फिर ये कोण सिद्ध करना है तो ये कोण लिख दिया, ठीक है। ऊपर नॉर्मल चीज लिखनी है कि माना ओ केंद्र का एक वृत्त है, पीटी व पीक्यू स्पर्श रेखा है, जिनके मध्य कोण थीटा है, और ये सिद्ध करना है। सवाल कैसे करना है वो देखो, अब कि ये वाला कोण का दुगना करें तो ये आ जाना चाहिए, ये सिद्ध करके लाना है, करना है आपको। तो आपको इसमें क्या पता है, केवल वो देखो बस, क्या जानते हो आप, हम जानते हैं कि टीपी बराबर टीक्यू है कि नहीं है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर है। तो बताओ अतः त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का क्या नाम है, इसका पी टी क्यू कैसा त्रिभुज हो गया है, समद्विबाहु, क्योंकि इसकी दो भुजाएं कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके आमने सामने जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के कोण कैसे होंगे। तो बताओ इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला, इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला, ये दोनों कैसे हैं, बराबर। तो इनका नाम लिखो, क्या नाम है उसका, कोण टी पी क्यू बराबर है कोण, इस दूसरे का क्या नाम है, क्या, पी क्यू टी, या आप पी क्यू टी है इसका नाम, पी क्यू टी, ठीक है। ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर। अगर इनका मान भी पता हो तो वो भी लिख लो। मान कैसे निकालेंगे, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, मतलब ये वाला और ये वाला मिलाकर कितना है, 180। तो अगर ये 180 में से मैं ये वाला घटा दूं थीटा, तो बताओ ये दोनों बचे कि नहीं बचे, और दोनों बराबर है तो दोनों कैसे होंगे, आधे आधे, मतलब इन दोनों का योगफल कितना है, एक तरह से देखा जाए तो कि 180 में से ये वाला घटा दो थीटा, तो बताओ इन दोनों का योगफल आया कि नहीं आया। अब इन दोनों का मान ज्ञात करना है तो इनको क्या कर दो, आधा, क्योंकि दोनों बराबर है ना भाई। जैसे मान लो 30 डिग्री था तो बचा कितना, 150, मतलब 150, ये दोनों मिलकर 150 है, पर ये कितना है, ये 75 है, ये भी 75 है, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो ये आ गया आपके पास एक कोण का मान। किस कोण का मान आया, इस वाले का टीपी, इसका भी मान आ गया और इसका भी मान है थीटा के रूप में आ गया, ठीक है। अब ये पूरा कोण कितने का, ये वाला कोण, ये कोण कितने का है, बोलो। हम जानते हैं त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण होता है। इसका मतलब, अरे भाई ये तो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है इसकी, तो बताओ ये टोटल 90 हुआ कि नहीं हुआ। पर आपको सिद्ध कौन सा करना है, ये इतना सा, तो बताओ ये इतना सा कितना होगा,
ओ पी क्यू, ये वाला केवल, ये वाला, ये कितना होगा 90 में से, ये इधर का घटा दे, 90 में से क्या घटा दे, 90 माइनस ये वाला ऊपर वाला घटा दे। देखो जैसे है वह, ये वृत्ता आपका, ये केंद्र वो होता, इससे 2 स्पर्श रेखा है टीपी, वह टीक्यू थी और इसको मिला रखा था। अब मुझे ये कोण चाहिए, तो बताओ ये टोटल कोण 90 है ना, 90 में से अगर ये इधर इधर का घटा दूंगा तो ये बचेगा नहीं बचेगा, तो 90 में से क्या घटा है, इसका नाम क्या है, टीपी क्यू। क्या नाम है इसका, टीपी क्यू। और बताओ क्या टीपी क्यू का मान आपके पास है क्या, ये रहा, है कि नहीं है। इसको समीकरण 1 दे दो, तो यहां से समीकरण 1 से इसमें क्या रख दो, मान रखते हैं, यहां से आगे इधर करूंगा। समीकरण 1 से मान रखने पर क्या आ रहा है आपके, कोण ओ पी क्यू बराबर क्या है, 90 माइनस उसका मान क्या है, टीपी क्यू का 180 माइनस थीटा बटा 2, यही था इसका मान। ठीक है, तो देखो इसको अलग अलग कर दो ताकि घटाने में आसानी रहेगी। 90 माइनस 180 बटा 2 माइनस थीटा बटा 2। बताओ 180 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 90 बार ही जाएगा। तो क्या आएगा, 90 माइनस 90 और माइनस का थीटा बटा 2, 90 में से 90 तो घट गया। तो बताओ इधर क्या बचा, केवल सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये तो प्लस हो गया ना। तो बताओ कोण ओ पी क्यू बराबर कितना बच गया आपके पास, थीटा बटा 2। और ये थीटा किसका मान है, थीटा किसको माना था आपने, कोण पी टी क्यू को ही तो माना था आपने थीटा। ये थीटा किसको माना था, पी टी क्यू को। तो इस थीटा की जगह वापस क्या रख सकता हूं मैं, पी टी क्यू। और ये 2 इधर भाग में, तो इधर आते क्या हो जाएगा, गुणा। तो इसके आगे क्या आ गया, 2, ये इधर गुणा हो गया ओ पी क्यू। और थीटा का मान क्या रख दिया मैंने, पी टी। क्या ये सिद्ध करना था क्या, पी टी क्यू बराबर लाना था 2 कोण ओ पी क्यू। देखो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जैसा बोला है वैसा चित्र बनाना है। पहले उसने बोला केंद्र वो वाले वृत्त पर बाएं बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू खींची गई। तो एक वृत्त बनाया, ठीक है, मिटा के बना दो वापस। क्या किया, सबसे पहले एक वृत्त बनाया, ये वाला वृत्त बना दिया। इसका देखो उसने बोला केंद्र हो, केंद्र पे वो लिख दिया। इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचो, टीपी व टीक्यू। तो ये टीपी और ये टीक्यू, कहीं भी लिख दो, पी क्यू की टेंशन नहीं है। उसके बाद देखो सिद्ध कीजिए कि फिर तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण पी टी क्यू। तो पी टी क्यू ये वाला, तो मैंने पी टी क्यू बार बार लिखने की जगह इसको क्या लिख दूंगा मैं, थीटा, क्योंकि बार बार पी टी क्यू लिखना पड़ेगा, या तो भाई इसका नाम लिखना पड़ेगा या इसको थीटा लिख दो। ठीक है, सिद्ध। और इसके बराबर में क्या लाना था, ओ पी क्यू। तो पहले ओ पी क्यू देखो तो सही कहां है, तो उसको बनाओ पहले, ओ पी क्यू। अब बना कौन, तो बताओ इन तीनों भुजाओं से एक त्रिभुज बना कि नहीं बना। और ये त्रिभुज कैसा है, ये दोनों लंबाइयां बराबर है, तो एक ऐसा त्रिभुज है समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो मैंने वही लिखा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर। और बराबर के साथ साथ इनका मान, क्योंकि मुझे इसके रूप में सिद्ध करना है, तो सबका मान थीटा के रूप में लाना पड़ेगा। तो मैं थीटा के रूप में क्या मान रख सकता हूं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर 180 में से थीटा घटा दूं तो बताओ इन दोनों का योगफल आया कि नहीं आया। और ये दोनों बराबर है तो इनको आधा कर दो भाई, दोनों का योगफल मान लो 100 है, तो बताओ दोनों कितने, 50-50 ही है। तो इन दोनों का योगफल कितना है, 180 माइनस थीटा, मतलब पी टी क्यू घटा दिया मैंने। और इसमें 2 का भाग दे दिया, तो इसका भी मान आ गया, इसका भी मान आ गया। जैसे नीचे वाले का मान नहीं चाहिए, वो काम का नहीं है, केवल किसका मान चाहिए मुझे, तो ऊपर वाले का। क्योंकि ये पूरा कोण 90 है ना, ये पूरा कोण तो कितना है, अगर 90 में से ये ऊपर ऊपर का घटा दूंगा तो बताओ ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जो सिद्ध करना है उसको ही तो बचाना है। तो मुझे तो ये तो पता था कि ये 90 है, पर ये इतना सा चाहिए था। तो ये इतना सा कैसे आएगा, 180 माइनस थीटा बटा 2। तो उसको 90 में से वापस घटा दिया, 90 माइनस टीपी
क्यू। जैसे ही 90 में से इसको घटाया, इसका मान था 180 माइनस थीटा बटा 2। अब बटा 2 दोनों के नीचे, 180 के नीचे भी और थीटा के नीचे भी है, तो अलग अलग कर दिया। पर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 90 में से 90 गया तो ये तो 0 हो गया। केवल यहाँ क्या बचा, थीटा बटा 2। और थीटा का मान क्या था, पी टी क्यू। और मुझे इधर 2 लाना था, तो ये बटा में, तो इसको इधर दे दो, तो 2 इधर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। परस्पर वाइपर की पट्टी की लंबाई कितनी है, 25। ऐसे होते हैं वाइपर, ये क्या लग रहा है किधर, वो ऐसे साफ करते हैं कार को, ऐसे घूमते ना, बस इतना ही घूमते हो, एक कैसे इतना सा घूमते हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से त्रिज्य खंड, क्या बना, त्रिज्य खंड। और इसमें पट्टी की लंबाई मतलब ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और कोण कितने डिग्री का है, 115 डिग्री का। तो पत्तियों के प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वो ज्ञात कीजिए। आपको इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। मतलब किसका क्षेत्रफल, एक तरह से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताओ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 360 गुणा थीटा। पाई का मान कितना है, 22 बटा 60। आर का मान कितना है, 25 गुणा 25। उस पत्ते की लंबाई 25 है ना, तो वही तो त्रिज्या है उसकी, क्योंकि वो पूरा घूमेगी तो वृत्त बना देगी, ठीक है। और गुणा 360, और इधर कितना है, 115। अब इसमें भाग दे लो, जिसका भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग दो, तो इसमें 5 दुआ 10 और 5 दिए, इसमें 5 का भाग दो तो 7 पंजे 35 और 2 पंजे 10, यही गया। अब तो भाग भी नहीं जा रहा शायद इसमें, पर ये एक पत्ती का है। बताओ कार में कितने पत्तियां होती है, मतलब उसने दे रखा है कार के कितने वाइपर है, 2। ये किसका निकाला आपने, एक पत्ती का। तो 2 वाइपर का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 वाइपर। तो 2 वाइपर के लिए क्या करोगे आप, इसको किससे गुणा कर दोगे, 2 से। अब 25 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 625 गुणा 23 बटा 7 गुणा 72। क्या 2 से 36 बार कट रहा है। अब इसको गुणा करने पर कितना आया था, तुम ही बता दिया। ये भी तो कट रहा है ना, 36 की 2 से, ये 11 बार और ये 6 बार, तो नीचे तो कितना आया होगा आपके 42, ये आया था। और इसको गुणा करने पर ये आया होगा ना, क्या, और नीचे तो ये आएगा 7 संग 42। ऊपर क्या आएगा कि 625 को 23 से गुणा करो, फिर 11 से गुणा करो, तो कुछ 222 और बाद में कुछ आया था ऐसे। ये क्या किसी के पास इसका आंसर, चलो नहीं पता तो लिखो जब तक मैं गुणा करता हूं। 625 को 23 से गुणा कर दो, 625 गुणा 23, 5 3 15 का, 5 हासिल का 1, 3 2 6 1 7 6 3 18, 5 2 10 की 0 हासिल का 1, 4 1 5, 6 2 12, 5 7 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 4 1, 14 3 7 5। और इसको किससे गुणा करना है, 625 को 23 से कर लिया। अब इसको किससे करना है, 11 से। 11 पंजे 55 का, 5 हासिल का 5, 11 7 77, 77 में 5 जोड़ा तो 82 का 2, हासिल का 8, 33 8, 41 का 1, हासिल का 4, 44 और 11 4 44, 44 का 4, 48 का 4 और 15। यह आया आपके 158 125, 158 125। ये सेंटीमीटर में था, तो आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्या रहेगा, 360, ये दोनों ही तो रहेंगे ना। 360 को क्या ये कट रहा है 72 बार, 72 से ये 2 से काटा 36 बार, और ये 2 से काटा, सॉरी तो यहाँ गलती हो गई, 2 से कटेगा ये 18 बार, और 18 7 126 ही होता है। दे रखा है नगर की संख्या दे रखी है, इसका माध्य। अब माध्य के लिए क्या सूत्र होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मतलब पहले तो आपको क्या, ये तो एफ है ना, और ये क्या है वर्ग। पहले क्या निकालेंगे, पहले तो एक्स निकालेंगे ना सबसे पहले तो, और एक्स क्या होता है, इसके बीच का मान। तो बताओ 45 और 55 के बीच क्या आता है, 50 60 70 80 90। अब क्या निकालना है, ये एफ एक्स। या आप चाहो तो दूसरी विधियां भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है।
तो एफ एक्स कैसे आएगा, एफ को 1 से गुणा करो, 5 दिए 15, 6 को 10 से गुणा किया तो 600, और 11 सत्ते 77, और 8 को 8 से गुणा किया तो 64, और 9 को 3 से गुणा किया तो 27। सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आपको जिसका मान है रख दो। ये तो 35 है, उसने खुद ने दिया था 35 नगरों की, पर कई बच्चों ने फिर भी जोड़ा गलत है, किसी ने 30 ही लिखा है इसको जोड़ के, जबकि उसने खुद ने दिया था भाई 33 नगर हैं। कितने नगर हैं, और वैसे भी देखो कितना आसान था, 10 और 3 13, 13 और 11 25, 25 रात 33, और क्या हो रहा है रे, 11 13 13 और 11 24, और 24 रात 32 और 3 35। तो ये तो सिग्मा एफ तो कितना था 35, और सिग्मा एफ एक्स देखो तो, सिग्मा एफ एक्स जोड़ो इसको, कितना आएगा, सबके बाद में तो 0 0 है, तो बाद का तो 0 आ गया। दूसरे नंबर पर यहां कितना है, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23 का 3, हासिल का 2, 2 2 4, 4 6 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 रे 24, तो कितना आया था 2430, 2430 बटा 33। अब भाग जा रहा है तो दे लो, 5 का भाग इसमें 7 बार, इसमें 5 का भाग दो तो 4 पंजे 20, 4 बचा 43, 8 पंजे 40, फिर 5 30। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 7 का, 7 42, कितना बचा 6, 66 हो गया, 66 में कितनी बार जाएगा, 9 7 63, 10 लो, कितना बचा 63 के 3 के पीछे 0 लगाए तो 30, 7 चौक, बाकी आगे देव तो आपकी इच्छा। बार क्या कहा जाता है, तो बताओ, एक 5 को 2 बार फेंकते हैं तो टोटल परिणाम कितने होते हैं, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, मतलब 5 ही एक बार तो आना ही चाहिए। ये से देखो 5 एक पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कम से कम एक बार आने का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा तो 2 बार भी आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि दूसरे पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पासे पर क्या आ जाए, और पहले पर कुछ और आ जाए। अब यहां देखो, अगर फिर यहां भी 5 5 लिखूंगा तो क्या इसमें कोई अंतर है क्या, ये तो सेम सेम है ना, तो इसको नहीं लिखना है क्योंकि एरिया सेम है। तो बताओ टोटल अनुकूल परिणाम कितने हुए, तो बताओ आंसर कितना हो गया, 11 बटा। अब उसने बोला 5 किसी बार नहीं आने की प्रायिकता, तो बताओ 5 नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, तो ये एक तरीका तो ये है कि ये 5 आने की प्रायिकता थी ना, तो इसको घटा दो, ये आंसर आ गया। एक में से नहीं आने की प्रायिकता का योग 1 होता है ना, तो लसा कितना आया 36, और 36 में से 11 गया तो ये नहीं आता, कोई बात नहीं, ये करो 5 नहीं, तो बताओ टोटल 36 से परिणाम, 36 में से कितनी बार 5 आया, 11 बार, तो बताओ कितनी बार 5 नहीं आया होगा, 25 बार, तो भी 25 बटा 36।